नमस्कार दोस्तों। मूल भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों की प्रकृति व सामान्य चर्चा पर आज हम तीसरा व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे हैं। आज इस व्याख्यान में हम समझने का प्रयास करेंगे कि मूल अधिकार, पिछले व्याख्यान में जो हमने समझा था कि मूल अधिकार देवीय अधिकार व दीवानी अधिकार से किस प्रकार भिन्न है। दूसरे व्याख्यान में भारतीय संविधान में प्रदत्त 6 मूल अधिकारों के किस किस स्वरूप में हैं, उनकी हमने चर्चा करी थी। आज मूल अधिकारों को समझते हुए हम इसमें आगे चर्चा करेंगे कि मूल अधिकार मुख्य रूप से मूल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध अधिकार हैं। अर्थात मूल अधिकार राज्य से व्यक्ति को, आम नागरिक को सुरक्षा प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में, राज्य के द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जा सकता जिससे व्यक्ति के या नागरिक को उपलब्ध मूल अधिकारों का खंडन हो या उसमें कोई विघ्न उत्पन्न हो। लेकिन कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध, प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध कराए गए हैं। पिछले दूसरे व्याख्यान में भी हमने चर्चा करी थी। यहाँ पर 2 शब्द आ रहे हैं, एक राज्य, दूसरा प्राइवेट व्यक्ति। अर्थात मेरे मूल अधिकार मुझे किसी भी राज्य से संरक्षण प्रदान करते हैं। अर्थात राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता, राज्य ऐसा कोई नियम नहीं बना सकता, राज्य ऐसा कोई आचरण नहीं कर सकता जो मेरे को भारतीय संविधान से उपलब्ध अधिकारों का हनन हो। उसी प्रकार से प्राइवेट व्यक्ति अर्थात मेरे समकक्ष दूसरा नागरिक, कोई भी दूसरा व्यक्ति मेरे अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। यहाँ पर हमें जो चर्चा करनी है वो करनी है अनुच्छेद 15 की, जो कहता है भेदभाव के विरुद्ध वर्जना। ये मूल अधिकार ABC मेरे को संविधान से मिले हैं, इसको दूसरा व्यक्ति मेरे से नहीं छीन सकता। अगर किसी मंदिर में मुझे जाना है तो अनुच्छेद 15 के तहत मुझे वहां प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता, मुझे प्रवेश करने को कोई बाध्य नहीं कर सकता। अर्थात राज्य तथा अन्य व्यक्ति, भारत का अन्य नागरिक मुझे मेरे मूल अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से अनुच्छेद 17 जो कहता है अस्पृश्यता का अंत, भारत की भूमि पर घूमते हुए किसी भी व्यक्ति को अस्पृश्यता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और यदि ये किसके द्वारा किया जाता है तो वह राज्य के द्वारा दंड का अधिकारी है। कोई भी व्यक्ति जिसके मूल अधिकार का हनन हो वह न्यायालय में जाकर वाद प्रस्तुत करके न्याय के लिए अपने इच्छा को या अपने ग्रीवियंस को रख सकता है। उसी प्रकार से अनुच्छेद 29 जो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी भाषा व संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। हम राजस्थान के अंदर, हम गंगानगर से लेकर नीचे मेवाड़, उदयपुर तक, बांसवाड़ा तक जाते हैं। जोधपुर से हम इधर आगे अलवर, भरतपुर की तरफ जाते हैं। हमें कई तरह की लिपियां मिलती हैं, कई तरह की भाषा संस्कृति मिलती है। राजस्थान है, लेकिन हर भाषा, हर व्यक्ति को अपनी भाषा को अंदर अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है। कोई व्यक्ति उसे ऐसे नहीं कह सकता है कि आप इस भाषा के अंदर या इस लिपि के अंदर आप अपने विचारों को प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से अनुच्छेद 30 कि अगर भारत के अंदर कोई माइनॉरिटी ग्रुप है तो वह अपने माइनॉरिटी ग्रुप के प्रोत्साहन के लिए किसी भी संस्था का, शिक्षण संस्था का निर्माण कर सकता है। भारतीय संविधान उसे ऐसा करने के लिए मूल अधिकार के रूप में स्वतंत्रता प्रदान करती है। ये पहला पॉइंट हमको याद रखना है कि अधिकतम मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ मूल अधिकार ऐसे भी हैं जो प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध हैं, जैसे अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30।
हम इनकी चर्चा पुनः आगे करेंगे जब हम मूल अधिकारों को और अधिक विस्तृत रूप से पढ़ने का या समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा पॉइंट, कुछ मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध हैं, जैसे अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 कौन सा है? भेदभाव के विरुद्ध वर्जना, अर्थात किसी भी भारत के नागरिक को हम भेदभाव के आधार पर उसके समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 15 जो भेदभाव के विरुद्ध व्यक्ति को किसी को वर्जना है। दूसरा अनुच्छेद 16 अर्थात राज्य के अधीन सेवाओं में समान अवसर का अधिकार। और अनुच्छेद 19 जो भाषण व अभिव्यक्ति, सभा, संघ, निवास, धर्म और व्यापार, पेशा, आजीविका की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ये मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध हैं। भारत में रहने वाले व्यक्ति जो नागरिक नहीं हैं, उनको उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा कुछ अधिकार ऐसे भी हैं जो सभी व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं, चाहे वो भारतीय नागरिक हो या विदेशी हो। ऐसे मूल अधिकार हैं अनुच्छेद 19 भाषण, अभिव्यक्ति, सभा, संघ, निवास, धर्म और व्यापार, पेशा, आजीविका की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 आप देखेंगे ये दोनों जगह है, ये भारतीय नागरिकों को भी उपलब्ध है और विदेशों को भी कुछ हद तक प्राप्त हो सकता है। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर लेंगे, मूल अधिकार यद्यपि मानवीय विकास के लिए परम आवश्यक है और ये राज्य की पहुंच से बहुत परे है, अर्थात भारतीय संविधान के अंदर कोई भी राज्य सरकार इसको नष्ट नहीं कर सकती है। वह संविधान संशोधन के माध्यम से इसको सीमित तो कर सकती है, परंतु इसको नष्ट नहीं कर सकती है। दूसरे शब्दों में कोई भी मूल अधिकार अपने आप में असीमित अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रत्येक मूल अधिकार एक सीमित अधिकार के रूप में है। भारतीय संविधान द्वारा मूल अधिकारों पर यद्यपि भारतीय संविधान संशोधन के माध्यम से कुछ नियंत्रण कर सकती है, परंतु मूल रूप से इसको नष्ट नहीं कर सकती है। इस वाक्य को पुनः समझने के लिए हम इस चीज के अंदर थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों पर निम्न प्रतिबंध हैं। भारतीय संविधान द्वारा व्यक्त स्पष्ट प्रतिबंध, अर्थात इसको संविधान संशोधन से रिस्ट्रिक्ट तो किया जा सकता है पर पूर्ण रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता। राज्य द्वारा लगाए जाने वाले समुचित प्रतिबंध, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के माध्यम से प्रतिबंध, न्यायालय के निर्णयों से द्वारा लागू प्रतिबंध और नीति निर्देशक तत्वों का प्रतिबंध। हम जब नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन करेंगे तब हम मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य किस प्रकार से संबंधों का संचालन होता है उस पर चर्चा करेंगे। आज हमने 3 व्याख्यानों के माध्यम से मूल अधिकार किस रूप से भारतीय संविधान में वर्णित है, उनकी क्या प्रकृति है, भारतीय नागरिकों को कहाँ कहाँ उपलब्ध है, विदेशियों को कहाँ कहाँ उपलब्ध है, यदि भारतीय संविधान के अंदर ये राज्य के विरुद्ध अधिकार है तो राज्य की क्या सीमा है, और किस प्रकार से भारतीय संविधान के तहत कुछ मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जैसे आपातकालीन के समय या कोई राज्य के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है या जैसे, तो हम उनकी चर्चा आगे करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।